जितना ज्यादा कीचड़ उठाएगा कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। सर्वे में अब की बार मोदी सरकार, उसी के साथ उठे कई अहम सवाल। मोदी लहर में किस वर्ग, किस तबके ने कैसे किया वोट, पर इससे भी बड़ा है एक सवाल, क्या मोदी को मुसलमानों ने किया वोट? क्या कम हुआ मोदी को लेकर मुसलमानों का गुस्सा? क्या 2002 को भुलाकर मुसलमानों ने भी डाला मोदी को वोट? IBN 7 के इलेक्शन प्राइम में अब देखिए मोदी और मुसलमान वोट। मुसलमानों का झुकाव बीजेपी की ओर होगा, क्या होगा? काफी अहम सवाल है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया तो यह सवाल और जटिल हो गया। मतदान से पहले सवाल था, क्या मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे या फिर मोदी की उम्मीदवारी मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर देगी? मतदान हुआ और यह सवाल बीजेपी के आगे अब भी कायम है। यह सवाल उन्हें अब भी परेशान कर रहा है, जो सेकुलर होने का दावा कर रहे मुसलमान वोट मांग रहे थे। अगले आधे घंटे में अपने पोस्ट पोल सर्वे के जरिए हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो काफी अहम है। यानी हमारे पोस्ट पोल सर्वे में लोकसभा की क्या तस्वीर बनी है मुस्लिम वोटर को अगर हम देखना चाहें तो। पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को सबसे ज्यादा 270 से 282 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठजोड़ को महज 92 से 102 सीटों पर सिमटने का आसार दिख रहे हैं। टीएमसी को 25 से 31 सीटें, एआईएडीएमके को 22 से 28 सीटें, लेफ्ट फ्रंट को 14 से 20 सीटें, समाजवादी पार्टी को 13 से 17 सीटें, बीजेडी को 12 से 16 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस को 11 से 15 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा बीएसपी को 10 से 14 सीटें, टीआरएस को 8 से 12 सीटें, डीएमके गठजोड़ को 7 से 11 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। और अब वो अहम सवाल कि क्या बीजेपी को भी मुस्लिमों का वोट मिला है? IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे में यह बात सामने आई कि पूरे देश में कांग्रेस को 43% और कांग्रेस के सहयोगियों को 7% मुसलमान वोट मिलने का अनुमान है। 43 और 7 यानी कि 50%। वहीं बीजेपी को 9% वोट और उसके सहयोगी दलों को 1% मुसलमान वोट मिलने की संभावना है। इसके अलावा अन्य के खाते में भी 40% मुसलमान वोट जाते दिख रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं शैबल गुप्ता, जाने माने समाजशास्त्री हैं। संजय हैं हमारे साथ CSDS के, इन्होंने ही हमारे लिए ये पोस्ट पोल सर्वे किया है, लेकिन जो सीट बताई वो राजीव कारंडीकर ने। हमारे साथ TR रामचंद्रन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नीलांजन मुखोपाध्याय, इन्होंने नरेंद्र मोदी पर किताब भी लिखी है। और चर्चा शुरू करेंगे। संजय, कुछ पहले बताने वाले हैं आप शायद। बिल्कुल संदीप, पहले यही सवाल हम एक दूसरा आंकड़ा और देख लें कि मुसलमान वोटों की जब हम बात करते हैं तो किसने किसको वोट दिया है। मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यूपी का हाल देखते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यूपी में मुसलमानों के मूड का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम था। ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी से वो नाराज हो गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में मुसलमान किधर गए। IBN 7 के लिए CSDS का जो पोस्ट पोल सर्वे है उसके मुताबिक 56% मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हुए दिख रहे हैं, जबकि बीएसपी को 20%, कांग्रेस को 13% और बीजेपी गठजोड़ को 8% मुसलमान वोट हासिल होने की संभावना है हमारे इस सर्वे के मुताबिक। संदीप, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश का आपने हाल देखा, अब चलते हैं बिहार की ओर। यहां की बात करें तो IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे के मुताबिक यहां कांग्रेस RJD गठबंधन यानी कि कांग्रेस और लालू के गठबंधन को सबसे ज्यादा 69% मुस्लिम वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि JDU को, नीतीश कुमार को 22%, बीजेपी LJP गठबंधन को 3% और अन्य के खाते में 6% वोट मिलते दिख रहे। जी, तो संदीप, इसमें सबसे बड़ा और बड़ा सिंपल सा सवाल यह है, संजय जी से पहला जवाब चाहूंगा कि 9% वोट अगर पूरे देश में बीजेपी को मिलते हुए दिख रहे हैं, सामने 43% कांग्रेस को, यानी कांग्रेस को जितने मुसलमान वोटर वोट दे रहे हैं उसका करीब 1/5 इनको मिल रहा है। ये एक आंकड़ा नगण्य है, छोटी शुरुआत है या अहम शुरुआत है?
इन आंकड़ों को 2-3 तरीकों से तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। पहले अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को आधे से कम मुस्लिम मतदाता देश भर में वोट दे रहे हैं, 43%। लेकिन अगर आप पिछले 3, 4, 5 लोकसभा चुनाव से अगर इसकी तुलना करें तो करीब करीब 10 से 11% का इजाफा हो रहा है। 2009 के चुनाव में लगभग 32-33% मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस के लिए वोट किया था। अब बीजेपी की अगर तुलना करें, 9% इस बार दिखाई पड़ता है। पिछले चुनाव में भी करीब 7-8% वोट नेशनली मुस्लिम मतदाता बीजेपी को दे रहे थे। तो ये तो बात रही कि 2009 और 2004 की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। अगर 43 और 9 की तुलना करें, 9% बीजेपी को और 43% कांग्रेस को, मुझे लगता है फासला बहुत बड़ा है और हम ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के लिए वोट करेंगे। ये वोट अलग अलग जगहों पे छितराए हुए हैं, ये बहुत कंसंट्रेटेड नहीं है बहुत। अब शहनवाज चुनाव लड़ रहे हैं भागलपुर में, बीजेपी के टिकट पे हैं, 2 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं, निश्चित रूप से वहां उनको कुछ मुस्लिम वोट मिलेंगे। इस तरह से छिटफुट इधर उधर जहां जहां बीजेपी या के उम्मीदवार हैं, वहां पे एकाध जगहों पे कुछ पर्सनल कंसिडरेशन के कारण, और उसका कुल जोड़ जो हमें दिखाई पड़ता है कि 9% के करीब मुस्लिम मतदाता देश भर में बीजेपी को वोट देने। मोटी तस्वीर क्या ये होगी कि मोदी के खिलाफ वोट किया है मुस्लिम मतदाता ने इस चुनाव में? मोदी के खिलाफ से ज्यादा बीजेपी के लिए भी, क्योंकि मोदी आज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीजेपी मतलब मोदी, मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी, ये कहना लेकिन शायद गलत संदीप, नहीं मैं ये होगा। कहूंगा कि इसके पहले के चुनाव में 2004-2009 के चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व मोदी नहीं कर रहे थे। तब भी बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलते थे। तो मोदी के खिलाफ के साथ साथ ये बीजेपी के खिलाफ भी वोट है। नापसंद, बीजेपी के लिए नापसंदगी मुस्लिमों ने जाहिर किया है इस बार भी। मुसलमानों की नापसंदगी है। नीलांजन, आप इस आंकड़े में कोई और इंटरप्रिटेशन देखते हैं? जो सवाल पूछा गया था संजय कुमार से कि मोदी की वजह से क्या मुसलमानों का वोट नहीं मिला है, मेरे ख्याल से थोड़ा जो इस बार मुसलमानों ने जो नहीं वोट किया बीजेपी को, उसके पीछे एक मेजर कारण मोदी का पर्सनल एसोसिएशन, एक एंटी मुस्लिम पोजीशन की वजह से है। गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या बाकी जगह पे जहां पोलराइजेशन बहुत है, वहां पे कुछ जो 9% जो वोट मुसलमानों के मिल रहे हैं, वो तबका है मुसलमानों को जिसको हम लोग बोलते हैं मुसलमानों में एलीट, जो नॉर्मली उनकी एक टेंडेंसी होती है रूलिंग क्लासेस के साथ जाने की। मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है उस तरह से कोई कंसोलिडेटेड वोट बैंक नहीं है, वो भी उसी तरह से उतनी ही कास्ट में फ्रेगमेंटेड है। अशरफी पसमानदा भी है, जाति भी बहुत हावी है। तो लेकिन कुछ स्टेट्स में बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि लगभग बहुत मिनिमल मुस्लिम वोट बीजेपी को गया होगा। मसलन जैसे गुजरात में इतना लेवल ऑफ पोलराइजेशन है क्योंकि जो कैंपेन है बीजेपी का, उसमें वो लोग प्रयास तक नहीं करते वहां जाके मुसलमान वोट। एक्चुअली में हमने देखा है कि इसका विपरीत है। गुजरात में बिहार, यूपी की तुलना में, जो हमने अभी दर्शकों को दिखाया, उसकी तुलना में गुजरात में मुस्लिम मतदाताओं का वोट बीजेपी के लिए थोड़ा ज्यादा है। तो फिर ये 12-14% का आ रहा होगा जिनकी कोई मेमोरी नहीं है 2002। और साथ साथ ये सिर्फ पहला चुनाव नहीं दिखाई पड़ता, इसके पहले के अगर विधानसभा चुनाव को भी देखेंगे जी, तो 14-15% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलता रहा है गुजरात। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारी पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ पल्लवी घोष भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। और पल्लवी, आपने उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया, यहां पर 56% वोटर, मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही अपनी वोट डालता दिखाया। एक अंदेशा था, आशंका थी समाजवादी पार्टी को भी कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कहीं ये वोटर छिटक ना जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है इस आंकड़े में, इस सर्वे में। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है जो संदेश या जो मैसेज मुलायम सिंह यादव देना चाहते थे, इसीलिए शायद उन्होंने आजमगढ़ से फ्री चुनाव लड़े, ये सब संदेश अगर हम अपनी सर्वे के आंकड़े देखें तो उसे सच नजर आता है। दूसरी बात मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इसीलिए शायद अच्छा कर रही है क्योंकि कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी से जो नाराजगी है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसीलिए अगर आप नोटिस करें, कांग्रेस का जो एक स्ट्रैटेजी सा बना था बीच में, उन्होंने खुले तौर से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि एक जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप लगने लगा था कांग्रेस पार्टी, वो एक सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी दरगाह में जाते थे, सोनिया गांधी शाही इमाम से मिलती थी,
बार बार एक अम्यूजमेंट की बात की जाती थी, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके तरफ झुकाव करने की कोशिश कर रही थी। जो पुराना वोट बैंक रहा है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मुसलमानों का, वो उनको वापस लाने की कोशिश की रही है। लेकिन ये जो कन्विक्शन की बात होती है कि मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस हमारे लिए शायद कुछ कर पाएगी, ये कन्विक्शन मुस्लिम वोट बैंक में नहीं था। तो इसीलिए शायद इसका फायदा कांग्रेस को नहीं हो पाया, इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को हो पाया है। जी, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में वहां के आंकड़े क्या बता रहे हैं। सर्वे की माने तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 33% और टीएमसी को 32% मुसलमान वोट मिल सकते हैं। वहीं लेफ्ट फ्रंट को 26% और बीजेपी को 2% और अन्य को 7% मुसलमान वोट मिलने की संभावना है। और सर्वे के मुताबिक मोदी के गुजरात में 60% मुसलमान वोट कांग्रेस, 13% वोट बीजेपी को और 27% मुस्लिम वोट अन्य को मिलने की संभावना। असम की बात भी कर ली जाए यहां पे तो सर्वे के मुताबिक 51% मुसलमान वोट कांग्रेस गठबंधन को जाते हुए दिख रहे हैं। AIUDF को 28%, बीजेपी और AGP को 2% और अन्य के खाते में 17% मुस्लिम वोट जाने के आसार दिख रहे हैं। रामचंद्रन साहब, आपसे यहां पर एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये कि हम लोगों ने पहले ये समझा था इस आंकड़े के पहले कि इस बार मुस्लिम एंग्जाइटी हाइटेंड है, बीजेपी को कभी नहीं देते, बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार को चुनते हैं, उसको देते हैं या अपनी लॉयल्टी के मुताबिक देते हैं। और कई बार लॉयल्टी छोड़ते हैं क्योंकि ये हराएगा, मायावती नहीं पसंद, मुलायम को दे देंगे, मायावती पसंद है लेकिन मुलायम को दे देंगे क्योंकि ये हराएंगे। लेकिन ये 9% का औसत आंकड़ा भी अगर है, हम तो समझते थे कि 100% वोट नहीं मिलेगा मुसलमान का बीजेपी को, फिर भी मिल रहा है। इसको एक छोटी शुरुआत माने या ये एक ट्रेंडम हो गया है? नहीं, ये कोई ट्रेंड नहीं देखता हूं मैं कि ये परसेंटेज सोच समझ के बीजेपी की तरफ आया। मेरा मानना ये है कि कुछ मुसलमान के लोग जो झुंड में जाके इनके खिलाफ कर रहे हैं उनसे सहमति नहीं रखते। और जैसे निरंजन ने कहा, मैं मानने को तैयार हूं कि ये यंगर मुसलमान हैं जो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी है। और देखिए, वाराणसी में ये खबर जरूर आई है कि एक बड़ा छोटा सा सेक्शन मुसलमानों का मोदी साहब के लिए वोट किया है। ये एक एजुकेटेड सेक्शन वाराणसी में नजर रही है जिन्होंने कहा है जी कि इनके भाषण के सुनने के बाद हमको लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सब जात के लोगों के लिए भला। बुनकरों की जो उन्होंने खुलकर बात की थी अपने बुनकरों की एक बात हुई, बट बुनकरों में अपने आप में ये इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये आउटसाइड दी बुनकर कम्युनिटी है। मैंने इसके बारे में पूछा क्या ये बुनकर के साथ रहने वाले हैं, जो वहां के रिपोर्टर्स और बाकी लोग थे, उन्होंने ये बार बार दोहराया कि ये बुनकर के रिलेटिव्स नहीं है। अगर हम बिहार पर भी नजर डालें, और क्योंकि शैबल हमारे साथ हैं, यहां पर 69% लालू और कांग्रेस के खाते में, और नीतीश महज 22% पर सिमट रहा है उनका मुस्लिम वोट बैंक, जबकि उन्होंने पसमानदा, जो ये एक फर्क जो हम मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो एक बिल्कुल होमोजीनियस ग्रुप है, वो दरअसल है नहीं, वो भी जातियों में बटा हुआ है, वो भी अगड़े पिछड़े वाली उसमें खेल होते हैं। तो इसको आप कैसे समझाएंगे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, अगर थ्योरेटिकली अगर मोदी अगर इस बार कैंडिडेट नहीं रहते तो शायद बीजेपी का रिलेटिवली मेन स्ट्रीमिंग हो रहा था कंट्री में, और बिहार एक मॉडल बन गया था जिसमें कि लास्ट टाइम जो असेंबली इलेक्शन में क्वाइट अ सब्सटैंशियल सेक्शन मुस्लिम, अबाउट 20-25% हमको लगता है, संजय जी करेक्ट करेंगे, कि जहां पर जेडीयू कैंडिडेट नहीं भी था वहां वो लोग वोट दिए थे। ये जो प्रोसेस ऑफ मेन स्ट्रीमिंग था ये शुरू हो गया था। शायद ये नेशनल फिनोमेना बाद में बनता, मगर हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी के आ जाने के बाद जो पोलराइजिंग फैक्टर हुआ, जैसे बिहार में लालू का रिसर्जेंस या कांग्रेस का रिसर्जेंस का कोई लॉजिक नहीं है अगर आप वोट से अगर देखें, तो उसका यही एक मेन था कि हम किसी भी ढंग से नरेंद्र मोदी को हमको हराना है। उसी सोच से, मानसिकता से ये फिगर दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें कि नीतीश कुमार जितना मुस्लिम स्पेसिफिक डेडिकेटेड वेलफेयर प्रोग्राम किए हैं वो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, बट उसके बावजूद भी उनको जो 22%
जो हम लोग देख रहे हैं, हमको लगता है कि शायद इससे थोड़ा ज्यादा होगा शायद जब हम लोग का फाइनल रिजल्ट्स आ जाए। मगर ये जरूर है कि बिहार कुड हैव शोन द मेनस्ट्रीमिंग ऑफ बीजेपी अगर एनडीए बरकरार रहता। और छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो सहबल साहब बोल रहे हैं कि मेन स्ट्रीमिंग हो सकता था, असल में क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि एक जो है कि मोदी खुद अपने भाषणों में क्या बोल रहे हैं। वो अपने भाषणों में कतई नहीं बोल रहे कि हमको पोलराइजेशन बढ़ाना चाहिए। बनारस में जाके गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जो फुट सोल्जर है बीजेपी का, क्या वो मुसलमान एरिया में जाके कैंपेन कर रहा है? हम जहां जहां गए वहां देखने की नहीं गए, नहीं कर गोधरा में गए नहीं, बनारस में गए नहीं, गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ उनके जो फुट सोल्जर थे उन्होंने कहा कि ये नेहरूवियन बातचीत करने की क्या जरूरत है मोदी जी की। पब्लिकली नहीं बोलेंगे लेकिन इनफॉर्मल बातचीत कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक जो मूल सवाल है, सेक्युलर और कम्युनल डिबेट बहुत चली है, उस पर आने के पहले आपसे संजय जी, वो ये कि बीजेपी के आंकड़े को छोड़ दें, बाकी पार्टियों को जो वोटिंग बिहेवियर रहा है मुसलमानों का, उसमें चेंज ज्यादा बड़ा मैसेज देता है कि बदला क्या है, क्यों एक को छोड़ा दूसरे को अपनाया। चेंज कैसे देख रहे हैं आप पिछले चुनावों की तुलना में? इस बार मुसलमान नॉन बीजेपी पार्टी में क्या सोच रहा है? देखिए, जैसा मैं कह रहा था, अगर पिछले 4-5 लोकसभा के चुनाव को देख लें तो उस समय से 90s से कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस था मुस्लिम में, वो बिल्कुल गिरना शुरू हुआ। और जहां जहां मुस्लिम मतदाताओं को एक ऑल्टरनेटिव दिखा कांग्रेस के बजाय, उन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और उस पार्टी के साथ जाना शुरू किए। यूपी बिहार, पार्टियों का नाम लेने की जरूरत नहीं, हमें पता है पार्टी यूपी बिहार आसाम में भी आपको देखने को मिला, उसके बाद वेस्ट बंगाल। इस चुनाव में सिर्फ ये थोड़ा दिखाई पड़ा कि वापसी, जिन जिन इलाकों में अगर ऐसा लगा कि कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, थोड़ी सी वापसी हुई है। जो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ता है, 10% मुस्लिम वोटरों की कांग्रेस में वापसी दिखाई पड़ रही है, जो पिछले चुनाव में 33 था, इस बार 43 हो गया। जी, सवाल यह है, और आप तीनों से मैं छोटा छोटा जवाब चाहूंगा, कि क्या इस बार मोदी जो पहले कहते थे कि मैं तो इंडिविजुअल की बात करता हूं, आइडेंटिटी की बात नहीं करता हूं, और ये पूरा सेकुलर डिबेट जो है ये कांग्रेस का एक ट्रैप है जिससे देश को निकालना है, वो व्यक्ति जिस मॉडर्न गवर्नेंस की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, थोड़ा और आउटरीच कर सकता था कि नहीं? कमी रही कि नहीं? आउटरीच कर सकते थे माइनॉरिटीज के साथ, लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में है, मोदी की जो इस पूरे कैंपेन में और जो अभी तक जो एग्जिट पोल से जो समझ में आ रहा है, वो एक तरह से कास्ट को ट्रांसेंड किए हैं। जो आइडेंटिटी, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, मेरे ख्याल से जो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े, अगर ये वाकई वर्डिक्ट बन के सामने आता है तो हम लोगों को लगेगा शायद बहुत समय बाद कास्ट ने उतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले किया जितना पिछले 20-25 साल के चुनाव में हुआ। रामचंद्र साहब, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाते हुए प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वो चाहेंगे कि कुछ आउटरीच करें, या मजबूरी होगी कि उनको करना पड़ेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो करना ही नहीं चाहते, और आउटरीच खासकर माइनॉरिटीज के साथ। इसका एग्जाम्पल गुजरात में तो खैर नहीं हो रहा था, गुजरात में तो बिल्कुल एक एप्रीहेंशन और डर और भय के साथ हैं मुसलमान, बट उसके बाहर भी उन्होंने कोई ऐसे अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए संजय जी कि एक जगह जब उन्होंने कैंपेन की तो उन्होंने एक सेंटेंस बार बार यूज किया कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अब इसका मीनिंग बड़ा क्लियरली जाता है कि उनका मतलब क्या है। इसके बाद पर उन्होंने माइनॉरिटीज को एक टारगेट बना के कुछ नहीं कहा। मेरा मानना यह है कि ये जो थोड़े बहुत वोट्स आए हैं, ये उन लोगों के हैं जिन्होंने हिंदू नेशनलिस्ट का शब्द ही सुना, और अगर ये कहते भी तो शायद उनको समझ नहीं आती। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हमको हिंदू और मुसलमान को दोनों को मिला के आगे बढ़ना है और तभी हम इस देश की गरीबी दूर कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। जैसे निरंजन साहब कह रहे थे जी कि 2002 का इम्पैक्ट जो ज्यादातर मुसलमान की कम्युनिटी में नजर आता है, उस यंगर लोगों में इसके बारे में कुछ बातचीत नहीं हो रही। पर इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है, इसको चर्चा में आगे भी बढ़ाएंगे संजय, वो ये कि 2002 के दंगों को अगर मुसलमान नहीं भुला पाते तो वही तबका मुजफ्फरनगर दंगों को क्यों भुला देता है और मुलायम सिंह को क्यों माफ कर देता है, 56% वोट क्यों पड़ जाते हैं।